तो हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो बच्चे अभी तक हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मियोसिस को, मियोसिस की बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग करी और कहा कि मियोसिस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, वन इज मियोसिस 1 एंड अनदर इज मियोसिस 2, राइट। तो हमने मियोसिस को बेटा दो पार्ट्स में बांटा। फिर मियोसिस 1 में हमने प्रोफेज को पढ़ना स्टार्ट किया। मियोसिस 1 में जब अपने प्रोफेज को पढ़ा तो प्रोफेज के 5 पार्ट्स होता है, और जब 5 पार्ट्स की बात करें तो 5 का अगर आप नाम मेरे साथ सब बोले, लता, जरा, पानी, दे, दो। तो लता से बना लेप्टोटीन, जरा से बना जाइगोटीन, पानी से बना लता जरा पानी, पानी से क्या बना पेकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, और दो से डायाकाइनेसिस। यहाँ तक तो क्लियर था बेटा। अब हम इस लेक्चर में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में मैं आपको दोबारा रिविजिट करवाने वाला हूं कि जो बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी इन अ शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर। समझो इस बात को आप अच्छे से कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। अब जब सेल ने मियोसिस 1 से पहले G1 फेज, S फेज और G2 फेज निभा लिया है, कर लिया है, तो प्रोफेज शुरू होगा। प्रोफेज शुरू होगा तो प्रोफेज के अंदर क्या सेल एनवेलप खराब होता है? क्या सेल एनवेलप, मुझे ऐसा कहना चाहिए, डिसइंटीग्रेट होता है। यानी प्रोफेज का अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें, प्रोफेज की लिए हमने ट्रिक याद करी थी ना, बोलो CCD कैफे कॉफी डे। तो C फॉर कंडेंसेशन, कॉफी फॉर क्या पढ़ा था, दूसरा सेंट्रोसोम का मूवमेंट, और डी फॉर मतलब डिसइंटीग्रेशन। तो बेटा इन सब चीजों में प्रोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स बनते जा रहे हैं, क्रोमैटिन जो थ्रेड था वो धीरे धीरे क्रोमोसोम में कंडेंस हुआ। जब बेटा आपने क्रोमोसोम की कहानी पढ़ी, इस पूरे प्रोसेस में क्रोमोसोम की कहानी पढ़ी, तो फिर आपको कुछ नए वर्ड सीखने को और जानने को मिले। तो आइए दोबारा उन डेफिनेशंस को एक बार देखते हैं ताकि हमें चीजें अच्छे से क्लियर हो। बेटा डेफिनेशंस में पहुंचते पहुंचते और इस बात में पढ़ते पढ़ते आपके पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसको हम यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा एक बार विजिट कर रहे हैं। और सबसे पहला कंसेप्ट था होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे हैं कि किसी भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, कैसे में, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है बेटा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक पेयर के फॉर्म में पड़े हैं। कैसे पड़े? इस तरीके से पेयर्ड फॉर्म के अंदर इस तरीके से पड़े रहेंगे। तो ये पेयर को क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर। यस बेटा। और अगर इस होमोलोगस पेयर को आप रेप्लिकेट कर चुके हो, जो हमें इसको और भी मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाता हूं कि इस होमोलोगस G1 फेज के दौरान ये ऐसे पड़े हैं, और जब S फेज आता है तो ये क्या काम करते हैं कि इनकी डबल कॉपीज बन जाती हैं। इसके साथ इसकी इस तरीके से एक रेड कॉपी बन जाती है, और इधर भी इसके साथ एक और रेड कॉपी बन जाती है। और तब S फेज के बाद जाके प्रो फेज में जब ये जाते हैं, क्या होते हैं, इस तरीके से पूरे के पूरे कंडेंस। तो बेटा ये आपको अरेंजमेंट इस तरीके से दिखाई देती है, राइट। तो ये आपको समझ आया। जब आपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को समझा तो जो पास पढ़े होमोलोगस क्रोमोसोम पे, फिर बेटा हमारे पास कुछ वर्ड आए, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर। जब बेटा सिस्टर और नॉन सिस्टर आपको ये पढ़ा तो आपको रिमाइंड कीजिए कि जब मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों सिस्टर होंगे, ये दोनों आपस में सिस्टर होंगे, ये दोनों, जब इसमें से कोई भी और इसमें से कोई भी आपस में इंटरैक्ट करेगा तो वो नॉन सिस्टर होंगे। यानी अगर मैं बात करूं 1, 2, 3 एंड 4, 1 और 2 सिस्टर है, 3 और 4 आपस में सिस्टर है। लेकिन 1 को चाहे आप 3 से इंटरैक्ट कराओ, चाहे 4 से इंटरैक्ट करो, ये नॉन सिस्टर होगा। सिमिलरली 2 और 3 आपस में, और 2 और 4 आपस में कैसे होंगे? नॉन सिस्टर होंगे। तो सिस्टर और नॉन सिस्टर का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। जब बेटा ऐसी कंडीशन में जब हम प्रोफेज में ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग लेप्टोटीन में ऑब्जर्व करने में अपने को क्या मालूम लगा कि ये कंडीशन जो आपको इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन दिखाई दे रही है, ऐसे आपको जो कंडीशन दिखाई दे रही है, ऐसे में ये कैसे होते हैं? बाइवेलेंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं ड्यूरिंग लेप्टोटीन। किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? बाइवेलेंट। और जब लेप्टोटीन से फाइनली पहुंच जाते हैं पेकाइटीन, किस पे पहुंचते हैं? पेकाइटीन। तो आपको बाइवेलेंट की जगह बेटा ये कैसे दिखाई देते हैं? इस तरीके से दिखाई देते हैं। जब आपको ऐसे दिखाई देते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? टेट्राड। क्या कहते हैं बेटा? टेट्राड। तो बाइवेलेंट और टेट्राड भी समझ आया। हमने बाइवेलेंट और टेट्राड समझा तो आप पूरे के पूरे प्रोफेज को अलग अलग पार्ट्स में बांट रहे थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन के अंदर लता थी, और लता क्या हाथ में गुलदस्ता एक बुके लेके आ रही है? यस। तो अगर हाथ में बुके लेके आ रही है तो उसको बुके स्टेज कहेंगे। लेप्टोटीन में अपने को और देखने को क्या मिलेगा?
लेप्टोटीन में बाइवेलेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर बेटा कहानी शुरू होती है जाइगोटीन की, और जाइगोटीन में जो कंसेप्ट होता है वहां पर क्या होता है, साइनैप्सिस। साइनैप्सिस होता है यानी ये बाइवेलेंट्स आपस में क्लोज आते हैं और इनके बीच में एक फेविकॉल डेवलप होती है। और फेविकॉल क्या है बेटा, ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि पुराने वाले लेक्चर की बातें आपको सबके सब रिवाइज हो जाए। तो ये जो फेविकॉल बीच में डेवलप हो रही है न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, तो यानी साइनैप्सिस हो रही है और इसकी वजह से क्या बन रहा है, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इतना कहानी क्लियर हुआ। तो आपके पास ये कहाँ तक हुआ बेटा, जाइगोटीन में। फिर हम कहाँ पहुँचते हैं, पेकाइटिन। पेकाइटिन के अंदर बेटा क्या होता है, पेकाइटिन के अंदर प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के लिए एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सा यूज होता है, रिकॉम्बिनेज। ये आप पढ़ के आ चुके हैं एनसीईआरटी से। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है ये चीजों को क्रोमोसोम्स में से, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में से तोड़ता है और वापस इनको जाके जोड़ देता है, तो ये रिकॉम्बिनेज कंडीशन। फिर आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, ये वाला आपने यहाँ पे कौन सा पढ़ा था, कौन सा, डिप्लोटीन। ये वाला कौन सा है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि जितना भी आपकी फेविकॉल थी वो फेविकॉल होनी शुरू होती है डिसॉल्व, फेविकॉल डिसॉल्व होनी शुरू हुई और फेविकॉल सिर्फ वहां बचती है जहां पर क्या कंडीशन है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी। तो आपको एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है एक्स शेप कायाजमेटा। कहानी क्लियर हुई, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। और फाइनली लास्ट में आपके पास आता है डायकाइनेसिस, और यहाँ पे प्रोसेस होता है टर्मिनलाइजेशन का। टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस में क्या कंडीशन है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे एंड की तरफ जाते हैं और खुल जाते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी बेटा प्रोफेज की। प्रोफेज में आपको सारी की सारी डायकाइनेसिस की बातें क्लियर हो गई हैं। डायकाइनेसिस में हमने टर्मिनलाइजेशन देखा और बाकी पूरी की पूरी जितनी भी डिसइंटीग्रेशन होनी थी वो देख ली। डिप्लोटीन में बेटा समझ आ गया, डिप्लोटीन में जहां से क्वेश्चन आएगा कायाजमेटा, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स, ये भी आपको क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे पेकाइटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर के लिए आपने जिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को यूज किया था रिकॉम्बिनेज, और इफेक्टिवली आपको अच्छे से बता दूं टेट्राड जो है वो आपको पेकाइटीन में दिखता है। क्या टेट्राड आपको समझ आ गया, बिल्कुल। टेट्राड के साथ साथ बेटा आपको बाइवेलेंट भी समझ आ चुका है, और बाइवेलेंट में इस वाले पॉइंट को मैं तुम्हें समझाने नहीं वाला हूं, बहुत आसान है, दिमाग लगाओ, कहानी आपके पास निकल जाएगी। बाइवेलेंट के साथ साथ जाइगोटीन में बेटा साइनैप्सिस आपको समझा दिया जा चुका है, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स समझा दिया जा चुका है, इसके बीच की ये फेविकॉल है, ये आपको पूरी की पूरी समझा दी चुकी है। पूरा का पूरा बुके स्टेज आपको लेप्टोटीन के अंदर सब कुछ क्लियर हो गया। तो मियोसिस 1 का प्रोफेज जो इतना खतरनाक और इतना भारी स्टेज था, खत्म। अब क्या होगा, प्रोफेज के बाद नेक्स्ट फेज क्या आता है बेटा, प्यारा मैथ पढ़ा था तो पी तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, MAT, M से मेटाफेज, मियोसिस 1 का मेटाफेज। तो बेटा प्रोफेज में आपने पढ़ा था कि प्रोफेज तक खत्म हुआ, मेटाफेज में जितना न्यूक्लियर एनवेलप खत्म, तो मेटाफेज में जो आपके पास ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इसके साथ आके स्पिंडल फाइबर जुड़ना शुरू होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ना शुरू होता है मेटाफेज में। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है। यहाँ पे समझना अत्यधिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने माइटोसिस में मेटाफेज को स्टडी किया, किसको, माइटोसिस में बेटा जब आपने मेटाफेज को स्टडी किया तो आपने यहाँ पे ना एक बढ़िया सी चीज देखी कि ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मैं माइटोसिस का स्ट्रक्चर तो मैं ये दोबारा दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम, आप किसी भी क्रोमोसोम की बात कीजिए, हर एक क्रोमोसोम पे दो तरफ, किसी भी क्रोमोसोम को जब यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया गया, इस तरीके से, तो एक तरफ यहाँ से और एक तरफ यहाँ से, यानी हर एक क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे काइनेटोकोर के साथ और यहाँ काइनेटोकोर के साथ हर एक क्रोमोसोम पे कितने स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, 2। अब 2 स्पिंडल फाइबर किसी भी एक क्रोमोसोम का ऊपर से और नीचे से, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से, दोनों तरफ से इस तरीके से पकड़ के रखेंगे। यही तो बात बनती है बेटा, जैसे आपने यही तो देखा कि इस तरीके से उन्होंने पकड़े रखा है, एक ऊपर से और एक नीचे से। इतना तो समझ आया। ये था मेटाफेज की बात, और मेटाफेज था माइटोसिस। यहाँ पर जो आपको देखना है वो बेटा मेटाफेज है मियोसिस का, और जब मियोसिस का मेटाफेज है तो इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में each chromosome is attached to only one tractile fiber. Tractile fiber का मतलब क्या है, स्पिंडल फाइबर। हर
हर एक क्रोमोसोम सिर्फ एक ही स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। कैसे? आप यहाँ देख सकते हो, हर एक क्रोमोसोम किसी एक ही स्पिंडल फाइबर से, यहाँ पे बड़े सारे इस तरीके से फाइबर जा रहे हैं, लेकिन हर एक क्रोमोसोम सिर्फ एक ही स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। एक क्रोमोसोम पे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ रेड वाला जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक वाला जुड़ा हुआ है। समझे मेरी बात? एक ही से जुड़ा हुआ है। तो ये तो प्रोसेस हुआ। जब बेटा ये वाला प्रोसेस हुआ तो फिर यहाँ पे देखो, जब ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो क्या ये सेंटर की तरफ मूव करते हैं? यस। तो यहाँ पे भी सेंटर की तरफ मूव किए और कांग्रेशन हुआ। यहाँ पर भी जैसे सिंपल मेटाफेज में हुआ था, तो यहाँ पर भी आपके पास कांग्रेशन हुआ है और सेंटर की तरफ आए। लेकिन बेटा यहाँ पर ना बहुत ही मजेदार बात हो रही है। देखो इधर कांग्रेशन हुआ, ये क्रोमोसोम इधर उधर बैठे हुए थे। जब ये सेंटर की तरफ कांग्रेशन से सेंटर की तरफ आए तो इन लोगों ने एक नहीं 2 प्लेट बनाई। कितनी प्लेट बनाई? 2 प्लेट बनाई। यहाँ दिख रहा है एक प्लेट, और यहाँ क्या दूसरी प्लेट आपको दिखाई दे रही है? तो यहाँ टेक्निकली बेटा एक नहीं 2 प्लेट दिखाई दे रही है। समझे मेरी बात? टेक्निकली यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ डबल मेटाफेजिक प्लेट, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट यहां तक? तो मेटाफेज 1 और अगर आप नॉर्मल मेटाफेज को कंपेयर करें तो आपको क्या दिखता है? देखो यहां पर, अगर आप मेटाफेज माइटोसिस वाले देखते हैं तो वहां पे सिंगल प्लेट दिखती है और हर एक के साथ 2 ट्रैक्टाइल फाइबर, ट्रैक्टाइल फाइबर का मतलब स्पिंडल फाइबर, हर एक क्रोमोसोम के साथ 2 ट्रैक्टाइल फाइबर जुड़े हुए हैं। यानी अब मेटाफेज 1 में एक तो 2 प्लेट्स बन रही है, डबल प्लेट बन रही है, और एक के साथ एक ही ट्रैक्टाइल फाइबर जुड़ा हुआ है। ये बात क्या आपको समझ आई? अच्छे से समझ आई? बहुत बढ़िया। अभी बेटा मैं आपको एक चीज पैरेलल में एक डायग्राम दिखाता हूं। जरा इस वाले डायग्राम को हम करते हैं कॉपी और यहां करते हैं पेस्ट, और मैं आपको एक बढ़िया से डायग्राम के बीच में पैरेललिज्म समझाता हूं। देखो इधर आराम से, अगर हम इन दोनों डायग्राम को बेटा एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए इन दोनों डायग्राम्स को ऑब्जर्व करते हैं। हम एक ये वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम, दोनों को पैरेलल लगा दो। ये दोनों डायग्राम ऐसे, इन दोनों डायग्राम में ये हमारे पास बन रहा है मेटाफेज 1 और ये है मेटाफेज नॉर्मल ऑफ माइटोसिस। तो क्या आप इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट देख पा रहे हैं? कितना सिंपल है। इधर आपको एक प्लेट मिल रही है और यहाँ कितनी प्लेट मिल रही है? 2 प्लेट मिल रही है। यहाँ पे हर एक के साथ, यहाँ पे एक और एक, इस क्रोमोसोम के साथ एक और एक, यहाँ पे 2 फाइबर जुड़े हुए हैं और यहाँ पे किसी भी एक क्रोमोसोम के साथ सिर्फ एक ही फाइबर जुड़ा हुआ है। कहानी क्लियर हुई इधर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इजी था समझने के लिए। मेटाफेज के बाद क्या होता है? मेटाफेज के बाद जो एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने एंड्स की तरफ जाते हैं, वो अपने एकदम फाइनल पोर्शंस की तरफ जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस देखेंगे। यहां पर हम डिजाइन बनाएंगे किसका? एनाफेज का। देखो यहां पर हम डिजाइन क्रिएट करते हैं एनाफेज का। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ एनाफेज। एनाफेज में आगे वाला डायग्राम तो बेटा आपके पास कौन सा है? मियोसिस वाला। अब मियोसिस वाले डायग्राम में आप सोचो एनाफेज में क्या हो रहा है। ये जो दोनों हैं, ये दोनों कहाँ हो रहे हैं? ये इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? और ये जो दोनों हैं ये कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बेटा ये कहाँ पर हो रहा है? एना 1, और ये माइटोसिस का एनाफेज है। यहाँ पर ये जो पोर्शंस हैं ये आपके पास ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यही हो रहा है, और यहाँ पे ये वाले ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इस केस में ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या बताओगे? यहाँ पे टोटल सेंटर में कितने क्रोमोसोम्स थे? टोटल थे 4। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर 2 ऊपर चले गए और 2 नीचे चले गए, तो बेटा टोटल कितने बने? यहाँ पर आपके पास टोटल हुए 4। क्लियर हो रही है बात? ये कब की बात हो रही है? एनाफेज 1। एनाफेज 1 और माइटोसिस 1 में बात करें, माइटोसिस 1 में नंबर पूछूं बेटा तो आपसे नंबर कितना है? टोटल 4। और एनाफेज 1 में भी नंबर कितना है? 4। तो मैं यहाँ पे 2n = 4 बोलूंगा और यहाँ पे 2n = 4 ही बोलूंगा। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे मुझे बताओ 2n = कितना हुआ? 4।
कैसे 4 हुआ? हिसाब से सिंपल सा देखो, 1 2 3 4। बट जब बेटा यहाँ पर आएगा एनाफेज, तो एनाफेज के दौरान मालूम क्या होगा? एनाफेज के दौरान ये बढ़िया सा काम होगा जो मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ। एनाफेज के दौरान ये स्प्लिट हो जाएंगे, और जब बेटा ये स्प्लिट होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्लेटों के ऐसे तो पहुंच रहे हैं, ये इस तरफ आ रहे हैं और ये इस तरफ आ रहे हैं। ऐसा ही तो केस हो रहा है बेटा। ये कब हुआ? एनाफेज ऑफ माइटोसिस। तो मुझे जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ पे 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। कंसेप्ट समझ आया? क्योंकि मेटाफेज ऑफ मियोसिस में 2 मेटाफेजिक प्लेट बन रही है, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है। यहां पर नो स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर, बट यहां पे स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। और यहां पे कौन सा एंजाइम हमने पढ़ा था? सेपरेज एंजाइम। क्योंकि सेंट्रोमियर यहां स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बेटा रहता है सेम, और यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो हम यहां पे बेटा एनाफेज पे वापस आके देखते हैं। एनाफेज ये कहता है इसको पहले वाली लाइन को यहाँ पे इसको इजी कर देते हैं। अरे कहाँ गया? क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। इसको आज गुस्सा आ रहा है, लग रहा है मेरे को ऐसा। जो क्रोमोसोम्स हैं ये मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, और क्रोमोसोम एक दूसरे को, जो नीचे एक ऊपर वाले प्लेट वाले होते हैं ये ऊपर जाने लगता है, नीचे वाले प्लेट वाले कहाँ जाने लगते हैं? नीचे जाने लगते हैं। और सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर डायड। जो बेटा सेपरेटेड क्रोमोसोम्स है जो जा रहा है वो अभी आपके पास डबल यूनिट है। क्यों डबल यूनिट है? क्योंकि बेटा जो सेपरेटेड क्रोमोसोम है उसका सेंट्रोमियर का स्प्लिट नहीं हुआ, तो ये क्या? ये डायड अरेंजमेंट है। यस, यानी नो सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर का स्प्लिट नहीं हुआ। और जो हमने डायग्राम से बात देखी अभी देख सकते हैं, एनाफेज 1 में आपके पास डायड है। यस, डायड का मतलब क्या है? वो क्या इस फॉर्म के अंदर पड़े हैं आप इन दी एनाफेज? यस, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे और ऐसे हैं। यहाँ पे मोनाड मिलता है माइटोसिस में। माइटोसिस वाले केस में आपको जो दिखाई देगा मोनाड, बट एनाफेज मियोसिस वाले केस में आपको क्या दिखाई देगा? डायड। कहानी क्लियर हो रहा है? एनाफेज के अंदर आपके पास क्या कंडीशन हो रही है बेटा? इस वाले पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। एनाफेज के अंदर हम कंडीशन देख सकते हैं कि एनाफेज में क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट होते हैं, और यहाँ पे वो कैसे होते हैं? डोंट सेपरेट। जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं होते। क्लियर हुआ बच्चे? आसान था समझना। अब आगे बढ़ते हैं। टीलोफेज। अब टीलोफेज में तो भैया वो एकदम टॉप पे पहुंच गए। जब टीलोफेज में वो एकदम टॉप पे पहुंच गए तो वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी, रीइंटीग्रेशन होगी, न्यूक्लियोलाई आ जाएगा, जितना भी चीजें थी सब कुछ आ गया। तो अब आप जरा दिमाग लगाओ कि पूरा का पूरा गेम कैसे चल रहा है यहाँ पे। हम इसको इरेज करते हैं और मैं आपको दोबारा अच्छे से दिखाता हूँ कि हम इस पूरे चीज़ को कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे इसकी कैलकुलेशंस को समझेंगे। अगर कंसेप्ट बेटा आ गया ना समझ, तो कैलकुलेशन तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। चलो कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। इन दोनों डायग्राम में एनाफेज को हम दोबारा रिविजिट करते हैं। बेटा ये है आपके पास एनाफेज 1 और ये है एनाफेज किसका? माइटोसिस का। किसका एनाफेज है? माइटोसिस का। इतना हुआ क्लियर? जब आपके पास एनाफेज 1 और माइटोसिस का एनाफेज है तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए। इस केस के अंदर बच्चे आपके पास एनाफेज में 2n इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट सेल था। मैं पेरेंट सेल के अंदर मैं पेरेंट सेल के लिए एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। 2n पेरेंट में 4 था, यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 4 था, मान के ऐसा चलते हैं। तो एनाफेज 1 तक अब कंडीशन क्या हुई? 2n इज इक्वल टू 4 और लेकिन यहाँ पे माइटोसिस में 2n इज इक्वल टू 8। अब आप इसके आगे फोकस करो। जब यहाँ पे बेटा टीलोफेज होगा तो एंड तक पहुंचेंगे और फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस।
जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ऊपर वाला एरिया ऊपर रह जाएगा, यानी आधा आधा इस तरीके से साइटोकाइनेसिस में ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस अब आपके पास साइटोकाइनेसिस के बाद बेटा क्या गेम बन रही है, आपको एक ये दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है साइटोकाइनेसिस, दो डॉटर सेल, इधर भी आपके पास कितने डॉटर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दो। तो अब साइटोकाइनेसिस में ये ऊपर वाले इधर पहुंचेंगे, ये नीचे वाले वो नीचे पहुंचेंगे। यस, अब मुझे जल्दी से देख के बताओ ऊपर कितने क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम, और नीचे कितने क्रोमोसोम है, 2। क्लियर। अब यहाँ पे बताओ ऊपर कितने 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 क्रोमोसोम है, 4। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऊपर आपके पास 4 क्रोमोसोम है और नीचे कितने हैं, 4। ठीक है बेटा। तो अगर मैं कहूँ 2n = 2 इधर, एक्चुअली मुझे 2n तो कहना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर = 2 और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर = 4। अब देखो पेरेंट के अंदर कितना था, 4, लेकिन बच्चे में कितना हो गया, 2। यहाँ पे पेरेंट में था 4 और बच्चे में कितना है, 4। ये फर्क है, यानी मियोसिस के जस्ट पहले ही राउंड में, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। क्या ये होता हुआ कंसेप्ट आपको समझ आया? बिल्कुल ठीक। तो बेटा जब साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस 1 में जो ये आपको 2 सेल्स मिल रहे हैं, ये वाले सेल्स, क्योंकि इनका क्रोमोसोम नंबर बेटा हैप्लॉइड आधा हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर अब पहले के कंपैरिजन में हो चुका है आधा, यहाँ पे देयर आर नो पेयर्स, यहाँ पे कोई पेयर्स नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है हैप्लॉइड। क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड। और यहाँ पे पेरेंट के जैसा है, ये अभी भी कैसा है, डिप्लॉइड। ओके बेटा। तो अगर मैं कहूँ कि गेम पूरी की पूरी अगर सिंपल भाषा में कहते हैं कैसे होगी, देखना यहाँ पे बड़े ध्यान से। अगर शुरू किया हमने डिप्लॉइड सेल से जिसमें 2n = 4 था, तो ये डिप्लॉइड सेल में अगर मैं 2 प्रोसेस करूं, पहला माइटोसिस, कौन सा, माइटोसिस, और दूसरा मियोसिस 1, मैं मियोसिस 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मियोसिस 1। तो बेटा माइटोसिस के बाद पेरेंट सेल के अंदर ये जो है वो है हमारे पास पेरेंट सेल जो डिप्लॉइड था, उसमें 2n = 4 थे। तो इधर आफ्टर माइटोसिस जो डॉटर सेल है वो अभी आपके पास 2n = 4 होगी, ठीक है। लेकिन जो आपके पास मियोसिस के बाद वो n = 2 हो जाएगा, समझे। यहाँ पे 2n कंडीशन नहीं है, यहाँ पे n कंडीशन होगी। दैट मीन्स ये अभी हैप्लॉइड हो गया और ये अभी कैसा है, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही है। हुआ क्लियर बेटा। तो अब इस चीज को आप एक ह्यूमन सेल में देखें, ये जादुई डायग्राम। ह्यूमन सेल को शुरू किया 44 + XY, बेटा 44 + XY टोटल कितने हुए, 44 + 1 45 + 1 46। 46 लिखने का तरीका है। अगर आप इस केस में देखें तो कंडीशन क्या हो रही है बेटा, 2n कंडीशन में आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ 44 + XY को अगर मैं 2 हिस्सों में बांटूं तो 2 मेटाफेजिक प्लेट बनी थी, तो ऊपर बेटा बनेगी 22 + X और नीचे वाली मेटाफेज बनेगी 22 + Y। तो ऊपर वाले में 20, एक सेल में 22 + X चल जाएंगे और नीचे किसी एक सेल में चल जाएंगे 22 + Y। अब देखो ये तो कंडीशन हुई। इधर से आपके पास डिप्लॉइड से बना हैप्लॉइड सेल और एक तरफ 22 + X और दूसरी तरफ आपके पास क्या बना, 22 + Y। हुआ बात क्लियर। क्योंकि मियोसिस 1 में स्टार्टिंग डिप्लॉइड से किया और मियोसिस 1 के एंड में जो 2 सेल बने, मियोसिस 1 के एंड में जो 2 सेल बने वो उनका प्लॉइडी हाफ हो गई, पेरेंट के कंपैरिजन में हाफ हो गया, इसलिए यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। पेरेंट से अलग है, पेरेंट के जैसा नहीं है, पेरेंट से अलग है, तो हेटेरो वर्ड यूज किया गया, हेटेरोटाइपिक डिवीजन। और क्योंकि पेरेंट से आधा हो गया, रिड्यूस हो गया, तो इसके लिए नाम दिया गया रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर हुआ। ये कब हुआ था बेटा, मियोसिस 1 के बाद। अब मियोसिस 1 के बाद अब आपको ऑब्जर्व करना है कौन सा चीज, मियोसिस 2। इसको ऑब्जर्व करना है, मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 खत्म हुआ, साइटोकाइनेसिस खत्म हुई, तो साइटोकाइनेसिस के बाद हुआ क्या, बचा क्या है। और जब साइटोकाइनेसिस हो गई ना, तो बेटा अब आपके पास नेक्स्ट फेज आएगा और जो नेक्स्ट फेज होगा वो क्या होगा,
इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में बड़े ध्यान से देखना, आरएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करेगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। और यहीं पर पूरा का पूरा गेम बदलता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। अगर बेटा मैं तुम्हें एक सेल बना के दिखाऊं कि सेल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस स्ट्रक्चर में सेल देखते हैं, तो इंटरकाइनेसिस के दौरान आपको एक सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस सेल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये सेल में, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक पेयर ऐसा है, डायड फॉर्म में ही है, और दूसरा पेयर ऐसा है। आधे हो चुके थे, पेरेंट में 4 थे, अब यहाँ पे सिर्फ 2 बचे। ये दोनों मैं जानबूझ के अलग अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि, चाहे इसको आप रेड लिख दीजिए, अलग अलग कलर से, मतलब ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम है। समझ लो ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है और ये सेकेंड पेयर क्रोमोसोम है। समझे बात? कहानी क्लियर हुई? तो ये अपने पास कंडीशन हुई बेटा जो हमने यहाँ पर देखी। अब इंटरकाइनेसिस में एस फेज तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन होगी नहीं। तो जब इंटरकाइनेसिस में आता है ना बेटा सेल, तो साइटोकाइनेसिस और सोचो टीलोफेज, यही दोनों इससे जस्ट पहले वाले स्टेप थे। जब टीलोफेज में कोई सेल आता है तो क्रोमोसोम खुल खुल के किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमैटिन में। तो धीरे धीरे क्रोमैटिन में खुल रहा था, लेकिन तभी इंटरकाइनेसिस स्टार्ट हुई, तो वो क्रोमैटिन में खुलने की स्टार्ट कर रही थी, इंटरकाइनेसिस जल्दी से खत्म हुआ और प्रोफेज 2 स्टार्ट हो गया। तो क्रोमैटिन अभी पूरा खुला भी नहीं था, वो दोबारा कंडेंस होके क्रोमोसोम बनना शुरू होता है। कैसे? क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास यहाँ पर इधर ए कंडीशन थी, ये कब था? टीलो 1 में। साइटो, अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुई, तो साइटोकाइनेसिस में इस तरीके से वो थोड़ा खुलना शुरू हुआ और आधा वो क्रोमोसोम के फॉर्म के अंदर था, इस तरीके से था, इस फॉर्म के अंदर था, खुलना शुरू हुआ था। अब जाके जब वो प्रोफेज 2 में आएगा तो वो दोबारा इस तरीके से कंडेंस हो ही जाएगा। देखो यहाँ पर पूरे तरीके से खुला नहीं है, वो आधा अधूरा खुला है, और यहाँ पे वापस प्रोफेज 2 में वो दोबारा कंडेंस हो जाएगा। जब बेटा प्रोफेज में दोबारा कंडेंस हो जाएगा तो प्रोफेज में सीसीडी तो होगा, सीसीडी होगा तो सीधी सी बात क्या होगी? सेंट्रियोल जो होगा वो ऊपर वापस टॉप पे पहुंच जाएगा। न्यूक्लियर सीसीडी इसको लिखते हैं, ओ क्यों लिखा गया इसको? देखो सीसीडी, तो आपके पास कंडेंसेशन, यहाँ पे जस्ट देखा तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो गई, बिल्कुल ठीक। सेंट्रियोल ऊपर वापस जाने लग गया, एकदम एंड्स पे जाने लग गया, ये भी कहानी क्लियर हो गई। और डिसइंटीग्रेशन शुरू हुई, यस, सेंट्रियोल ने टॉप पे पहुंच गया, डिसइंटीग्रेशन आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्टार्ट होनी शुरू हो गई। ये कब हुआ बेटा? ड्यूरिंग द प्रोफेज 2। अब मेटाफेज 2 की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज 2। और मेटाफेज 2 वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस के मेटाफेज में, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? माइटोसिस के मेटाफेज में मुझे जल्दी से बताओ, आपके पास माइटोसिस के मेटाफेज में कितनी प्लेट बनी थी? 1। और यहाँ पर मेटाफेज 2 में कितनी प्लेट बनती है? 1 प्लेट बनती है। तो बेटा यहाँ का डायग्राम एग्जैक्टली मालूम आपको कैसे दिखाई देगा? अब आप ये वाला डायग्राम जरा देखना। इस वाले डायग्राम में कंडीशन क्या हो रही है? ये जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये है मेटाफेज 2 की बात। और मेटाफेज 2 के अंदर हमने यही बनाए थे, इस तरीके से यही तो बनाए थे। और आपके पास देखो यहाँ पे आपके पास कितनी प्लेट्स बनी है? ये हमारे पास सेंट्रियोल है, ये हमारे पास सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल यहाँ पे अपने स्पिंडल फाइबर से जोड़ चुके हैं। और मुझे बताओ बेटा कितनी प्लेट्स हैं यहाँ पे? अरे बाबा, यहाँ पे कितनी प्लेट्स हैं? देखो यहाँ पे एक ही प्लेट दिखाई दे रही है। तो जैसे मेटाफेज 2 में जाते हैं तो आपको कितनी इक्वेटोरियल प्लेट्स मिलती है? 1। और हर एक 2 ट्रैक्टाइल फाइबर्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम को देखें तो भैया उसके ऊपर क्या ब्लैक जुड़ा हुआ है, और उसी क्रोमोसोम पे आपके पास रेड भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम बना? जब मेटाफेज 2 हो रहा है। तो अब मेटाफेज 2 के बाद आप नेक्स्ट डायग्राम किसका बनाओगे? एनाफेज 2 का। और एनाफेज 2 के बेटा कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये वाला स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमोसोम जो होगा तो जो स्प्लिट हो जाएगा। और क्रोमोसोम जब स्प्लिट होता है तो बेटा कुछ इसी तरीके से है, तो है देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर जो ये थे, ये सेंट्रोमियर ने इनको ऊपर वालों को अपनी तरफ पुल किया और नीचे वाले ने इनको अपनी तरफ पुल किया। तो अब आपके पास पुल हो गई, क्लियर?
यहाँ पे आपके पास कंडीशन समझ आ रही है, कंडीशन समझ आ रही है अच्छे से। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये था हमारे पास मेटाफेज कौन सा 2, ये क्या है हमारे पास एनाफेज 2। ओके बेटा, जब आपके पास मेटाफेज 2 और एनाफेज 2 है, समझो। अब मुझे यहाँ पे बताओ क्रोमोसोम नंबर कितना है सेल में, आपके पास है 2, और यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितना है 4। बट अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं कहता हूं यहाँ पे कंडीशन थी n, यहाँ पे कंडीशन थी n, यहाँ पे टेम्परेली कैसी हुई 2n। अब आगे बेटा बढ़ाओ तो सही, फिर आपके पास टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में एकदम एंड्स पे पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, और टीलोफेज के बाद आपके पास क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। और बेटा साइटोकाइनेसिस के बाद, साइटोकाइनेसिस के दौरान आपके पास क्या एग्जैक्टली 2 सेल्स बनेंगे। जब साइटोकाइनेसिस होगी तो जो ऊपर वाले हैं ये दोनों इधर पहुंच जाएंगे, और जो ये नीचे वाले हैं ये दोनों यहाँ पहुंच जाएंगे। तो बेटा ऊपर वाले में आपके पास एक डार्क ब्लू और एक लाइट ब्लू, मैं जानबूझ के क्रोमोसोम टाइप स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, और नीचे वाले में भी एक डार्क ब्लू और एक लाइट ब्लू ऐसे पहुंचेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना हुआ, यहाँ पे कितना क्रोमोसोम नंबर है, कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 2। बेटा स्टार्ट आपने कैसे किया था, कैसे किया था स्टार्ट आपने, ये स्टार्ट आपने किया था ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे क्रोमो दिख रहा है आपको, इंटरकाइनेसिस में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, यहाँ पे 2। और जब आप इंटरकाइनेसिस के बाद फिनिश कर चुके हो यहाँ पर वापस, तो आपको कितना क्रोमोसोम है 2। तो पूरी की पूरी प्रोसेस को अगर मैं समराइज करूं तो आपने शुरू किया 4 से, जब आपने इसको पूरा का पूरा इस तरीके से 4 से शुरू किया, 2n = 4, फिर आपने किया मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में कितने बने थे, 2 सेल बने थे, और जब यहाँ पे था n = 2, n = 2, फिर इन दोनों के अंदर आपके पास क्या हुई, मियोसिस 2। जब यहाँ मियोसिस 2 हुई तो यहाँ से 2 सेल बने, और फिर यहाँ से 2 सेल बने, n = 2, n = 2, n = 2, n = 2। यही तो कंडीशन हुई बेटा। कहानी क्लियर हो रहा है। तो स्टार्टिंग आपने करी 1 सेल से और फाइनली 4 सेल बनाए, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमने मियोसिस 1 किया तो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर लिया, मियोसिस 1 किया तो क्रोमोसोम को रिड्यूस कर लिया, तो ये आपके पास हुआ रिडक्शनल डिवीजन। कैसा हुआ, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर से 2 से स्टार्ट किया तो एंड पे भी तो 2 किया, तो बेटा ये कौन सी डिवीजन हुई, इक्वेशनल डिवीजन। कैसा, इक्वेशनल डिवीजन, लाइक माइटोसिस। तो मैं तुमसे अगर एक फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया 1 नंबर क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप मियोसिस 1 और देखें मियोसिस 2, तो बेटा अगर दोनों प्रोसेस को आप देखने पे आए तो इन दोनों में से कौन सा माइटोसिस जैसा है। इन दोनों में से बेटा जो ये आपके पास मियोसिस 2 है, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। क्यों, क्योंकि मियोसिस 2 जितने क्रोमोसोम नंबर से शुरू हुआ उतने ही क्रोमोसोम नंबर पे एंड होता है। समझे मेरी बात, जितने क्रोमोसोम नंबर से शुरू हुआ उतने ही क्रोमोसोम नंबर पे एंड हुआ। ये कहानी थी बेटा पूरी की पूरी मियोसिस की। तो आई एक्सपेक्ट आपको मियोसिस एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आ गया है। आपको शुरुआत मियोसिस 1 से करके हम फाइनली मियोसिस 2 के एंड को कंप्लीट किया। अब फाइनली शुरू किया था 1 सेल से, पहुंच गए हमारे पास 4 सेल। ये प्रोसेस बेटा गैमेट फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम इफेक्टिवली क्या बोल दिया करते हैं, गैमेटोजेनेसिस। यहां तक की कहानी क्लियर, समझ आई बेटा सबको। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम बाकी चीजें हम नेक्स्ट वाला लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए आपको 3 से 4 ऐसे फंडामेंटल कंसेप्ट बताता हूं जिसके बारे में एनसीईआरटी एक्सप्लिसिटली बात तो नहीं करती, लेकिन बेटा क्वेश्चन आ जरूर जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग बेटा यहाँ पे एक नया पैटर्न देखते हैं, एक नया पॉइंट देखते हैं। हमने मियोसिस माइटोसिस पढ़ लिया। देयर आर सम फिनोमिना जो माइटोसिस की मॉडिफिकेशन है। माइटोसिस पहले किया, मियोसिस अब कर लिया। अभी हम थोड़ी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज में जा रहे हैं जो एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करती है। मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप माइटोसिस लीजिए और माइटोसिस की कुछ मॉडिफिकेशंस को ऑब्जर्व करें। माइटोसिस की पहली मॉडिफिकेशन है एंडोमाइटोसिस, और ध्यान से मेरी बात समझना।
ये कहता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड होके दो में कंडीशन नहीं हुआ, लेकिन क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए। तो सोचो आपने क्या किया, सेल में G1 फेज लाया, S फेज लाया, G2 फेज लाया। S फेज में क्रोमोसोम का कंटेंट हो गया डबल, बट आप कैरियोकाइनेसिस नहीं कर रहे हो, तो जो क्रोमोसोम का कंटेंट ओरिजिनली 2C था, S फेज के बाद बन गया 4C। और आपने न्यूक्लियस की सारी कैरियोकाइनेसिस नहीं करी, तो अब क्या एक सेल में क्रोमोसोम का कंटेंट एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया? यस, जब क्रोमोसोम का कंटेंट बेटा किसी भी सेल के अंदर एक्स्ट्रा या ज्यादा हो गया, तो ऐसे टाइम में ऐसी चीज को, ऐसी फिनोमिना को हम टर्म करते हैं एंडोमाइटोसिस। क्लियर है बेटा? एंडोमाइटोसिस की वजह से फिनोमिना होता है, इसको याद करना है, पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब कभी भी सेल में क्रोमोसोम नंबर की या क्रोमैटिन नंबर की बात होती है तो वर्ड प्लॉइडी की बात करते हैं। इसकी वजह से, एंडोमाइटोसिस की वजह से बेटा पॉलीप्लॉइडी होती है, क्रोमोसोम कंटेंट और नंबर फ्लक्चुएट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी टर्म करते हैं। अब ये क्यों होता है? कॉल्सीचीन नाम का बेटा हमारे पास एक केमिकल है, इसको हम माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। और ये ना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही अक्सर पूछ लिया जाता है। ये कहते हैं कॉल्सीचीन को अगर आप प्लांट्स में लगा दें तो प्लांट्स में एंडोमाइटोसिस होगा। बट क्यों होगा? क्योंकि कॉल्सीचीन एक माइटोटिक पॉइजन है जो स्पिंडल फाइबर्स को बनने नहीं देती। सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते, सेल के अंदर एस्ट्रल रेज नहीं बनती, और सेल में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन वो तो पॉसिबल हो नहीं पाता, और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं टूट रहा है। जिस चीज ने बेटा क्रोमोसोम को अलग अलग दूर लेके जाना था ना, क्रोमोसोम दूर जा पाएंगे। और सबसे पहली बात, आपके पास जो न्यूक्लियस है वो ही आपके पास इस तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, वो दो हिस्सों में नहीं बन पा रहा है। तो स्पिंडल फाइबर नहीं बने तो 1 से 2 न्यूक्लियस तो नहीं बन पाएगा। जब 1 से 2 न्यूक्लियस नहीं बन पाया तो सेल में एंडोमाइटोसिस होगी, और जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा प्रोसेस है एंडो रीड्यूप्लिकेशन। एंडो मतलब अंदर, रीड्यूप्लिकेशन यानी डुप्लीकेशन दोबारा हो जाए। समझो इस बात को। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोमाइटोसिस। एक एंडोमाइटोसिस का ही एक मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से पॉलीटीन क्रोमोसोम्स बनते हैं। इन दिस प्रोसेस क्रोमैटिड्स रेप्लिकेट बट डू नॉट गेट सेपरेटेड। बेटा ये कंसेप्ट मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये कंसेप्ट समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी तक आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम्स नहीं समझाया गया। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन को देने का पर्पस क्या है कि इनमें से कौन से प्रोसेस की वजह से पॉलीटीन क्रोमोसोम बनते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अभी आपके सामने एक कंसेप्ट तो बता दिया गया, लेकिन पॉलीटीन और लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स होते क्या है, ये 2 क्रोमोसोम मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाए। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम क्या है, ये 2 कंसेप्ट है बेटा, ये हम +2 में सीखेंगे, ये +2 वाले सेगमेंट में करेंगे, अभी नहीं। थर्ड पॉइंट, एमाइटोसिस। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत ही कॉमन। एमाइटोसिस इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा पहला क्वेश्चन कैसा, किस चीज का है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स इन बैक्टीरिया, विच अकर्स इन प्रोटोजोआ, विच अकर्स इन डिसीज्ड सेल्स, विच अकर इन ओल्ड सेल्स, विच अकर्स इन कार्टिलेज सेल्स एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। फीटस की मेम्ब्रेन्स में होते हैं ये। एमाइटोसिस के प्रोसेस में अब ध्यान से देखो, सेल था बेटा हमारा, सेल के अंदर न्यूक्लियस की इलोंगेशन हुई, कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हुई, और सेल 2 पार्ट्स में बट गया। क्या आपको यहाँ पे किसी भी प्रोसेस में स्पिंडल फाइबर बनते हुए दिखाई दे रहा है? क्या सेंट्रियोल की एक्शन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। कहता है इन दिस प्रोसेस कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती और कोई भी क्रोमोसोम नहीं बढ़ता। क्या किया तुमने सेल में जितना भी क्रोमैटिन है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है, तुमने ऐसे पकड़ के ऐसे इस तरीके से 2 हिस्सों में बांट दिया। आपने ना ही क्रोमोसोम बनाए, ना ही क्रोमोसोम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, बस आपने रैंडमली क्या किया, उसको पकड़ के 2 हिस्सों में बांट दिया। देखो इस बात को मैं कैसे समझाता हूँ। आपके पास इतनी सारी नोटों की गड्डी है, कितनी, एक नोटों का एक तरीके से मतलब बेसिकली नोट्स हैं 2000 के, इतने मोटे मोटे आपके पास, इतनी सारी एक मोटी सी आपके पास एक बंच है, गड्डी है। आप क्या करो, रफली उसको बीच में से 2 हिस्सों में कर दो। क्या एग्जैक्टली वो हाफ हो जाएंगे? नहीं। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि नहीं होंगे। और सेम केस बेटा यहाँ पे एमाइटोसिस में हो रहा है। जो आपके पास न्यूक्लियस है वो इस तरीके से स्क्वीज इन होता है और 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो रफली डिस्ट्रीब्यूट हुआ बिटवीन द डॉटर सेल्स, लेकिन क्या वो हमेशा, क्या ये गारंटीड होगा कि उन दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो? नहीं।
तो ये प्रोसेस था बेटा ए माइटोसिस का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको माइटोसिस समझ आ गया है। इस चैप्टर की बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी है। आपको माइटोसिस एवरी पॉसिबल वर्ड क्लियर हो गया, आपको मियोसिस 1 मियोसिस 2 क्लियर हो गया, और आपको माइटोसिस की ये पूरी माइटोसिस की मॉडिफिकेशंस क्लियर हो चुकी है। आप बेटा अपने घर पे जब आप वापस पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी को रेफर कीजिए, एनसीईआरटी के तसल्ली से रीडिंग कीजिए, और हम एक डेफिनेट लेक्चर प्लान करेंगे, एक रिवीजन लेक्चर प्लान करेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ इस लेक्चर को आपको दोबारा पढ़ा सके। तो अभी के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक, दबा के पढ़ाई करो, खूब मस्ती से, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, और याद रखो तुम लोग यहाँ पे पढ़ने सिर्फ एक पर्पस के लिए आए हो, तुम्हें नीट क्रैक करना है, तुम्हें रैंक लेके आनी है नीट के अंदर। खूब मेहनत करो, शाबाश बेटा, जाओ और अब फोड़ो।